नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं सोमेश कुमार सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही नेताओं की हलचलें तेज़ हो गई हैं। जनता के बीच पहुंचने की होड़ सी लगी हुई है और इसको लेकर के हम भी, जैसे राजनीतिक दल और नेता तैयार हैं, वैसे हम भी तैयार हैं आपको पल पल की अपडेट देने के लिए। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की तो एक तरफ कोरोना है तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव की होड़ मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव अगले जो नियत समय पे जैसे होना चाहिए था उसी समय पे होगा और जो कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव टल सकता है, वो चुनाव अब नहीं टलने वाला है। और इसको लेकर के पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर जो तैयारी है राजनीतिक दलों के द्वारा वो तेज़ हो चुकी है। बात करें सिवान में तो सिवान में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर जो स्थानीय नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, सभी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं वोट मांगने के लिए। और इसको लेकर के हम भी सिवान के हर एक सीटों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम बात करेंगे, इस सब मुद्दों पे अपने वरिष्ठ सहयोगी चंदन से हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है बिहार का विधानसभा चुनाव, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ चुनाव, कैसे ये संभव हो पाना उचित है क्या ये? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस तरह से एटीएन लाइव जो है लगातार अब कवरेज की तैयारी में हो चुका है, क्योंकि आपको बताते चले चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, लगातार एटीएन लाइव अंदर की खबर को निकाल करके और लोगों तक पहुंचाता है। हालांकि चैनलें बहुत से चैनल हैं, लेकिन हम उनके पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि हमारे पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं। क्योंकि कुछ अलग हम कभी भी चाहते हैं कि कुछ अलग खबरें हमारी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हो, कुछ अलग हम लोगों तक देने का काम करें ताकि सटीक खबरें हम दें और लोग जाने समझे। क्योंकि एटीएन लाइव जो है यह कोई नया नहीं है, बहुत सारे चैनल्स आए गए। एटीएन एकदम 2005 से लगातार दर्शकों की सेवा में लगा है। अब रह गई बात कि बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं 2020, बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 होने वाले हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब कहीं से किसी तरह की लॉकडाउन की बात नहीं है, कोविड-19 की बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से लगातार दौरा चल रहा है, खास करके अगर सिवान की बात बता दें तो बड़े बड़े मंत्रियों का दौरा चल रहा है, चाहे वो मंगल पांडे हो या फिर नित्यानंद राय हो, और प्रधानमंत्री हो लगातार शिलान्यास भी कर रहे हैं, या फिर जो मुख्यमंत्री योजना की जो लगातार शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल हो रहा है। कल आपको फिर से यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आने वाले हैं, जैसे कि जो मेडिकल कॉलेज है जो मैरवा में जो खुलने जा रहा है, तो उसका वो वहाँ पे शिलान्यास करेंगे। फिर चैनपुर में एक है, वहाँ पे एक उनका कार्यक्रम है। तो इस तरह से आपको बता दें कि चुनाव नियत समय पे होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, बड़े बड़े टीवी चैनलों ने ही कहा था 29 नवंबर तक सरकार किसी भी हाल में बनानी है बिहार में। तो चुनाव ऐसा कहा जा रहा है कि जो हम लोग खास करके अगर सिवान ज़िले की हम बात करें तो इसमें अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर फर्स्ट में हम लोग का चुनाव की जो तारीख होगी वो होगी। आपको यह भी एक चीज़ बता दें कि लोगों को, खास करके नेताओं को, अब उस दिन का इंतज़ार है कि चुनाव आयोग कब अधिसूचना जारी करती है। क्योंकि जैसे ही अधिसूचना जारी हो जाएगी तो जिस तरह से जो नेता हैं काफ़ी भीड़ लगा करके, चाहे वो रैलियाँ कर रहे हैं या फिर बड़ी बड़ी सभा कर रहे हैं, तो उनको जो भी सभा करनी होगी उन सभा के लिए आवेदन यानी कि परमिशन लेना होगा आवेदन दे करके। तो इस पर भी जिलाधिकारी का भी ध्यान बिल्कुल स्पष्ट, वो अपनी गड़ाए हुए हैं। और देखिए, चुनाव इस बार जो होने जा रहा है बहुत ही दिलचस्प चुनाव होगा। कारण क्या है कि भले ही नीतीश सरकार जो है ये सुशासन की सरकार कही जाती है, और लोग कहते हैं, जैसे कि बीजेपी और जेडीयू कहते हैं कि जो राजद की सरकार थी 15 साल की, तो वो आपको जंगल राज थी। तो अगर जंगल राज थी तो फिर आपको भी तो जनता ने 15 साल का मौका दिया, तो आपने मंगल राज क्यों नहीं कायम किया? अगर हम सिवान की बात कर ले तो इसी मंगल राज में नीतीश बाबू की सुशासन में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या हो गई। हमारे जो यहाँ के व्यवसायी वर्ग से हुआ करते थे, जो सांसद के प्रवक्ता थे, श्रीकांत भारती की हत्या हो गई। चंदा बाबू के बेटे राजीव रोशन की हत्या हो गई। अनेकों ऐसी हत्याएं हैं जिनको गिनाया नहीं जा सकता है। तो ये राजद और ये नीतीश सरकार की बात नहीं है। तो इस तरह से देखा जाएगा तो चुनाव इस बार का काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि कोविड-19 को लेकर के जिस तरह से जो हमारे भाई थे जो बाहर जा कर के
और रोजगार की तलाश में गए थे, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। और जो स्थितियां उस समय उत्पन्न हुई थी, हम लोग जाकर के लगातार कवरेज भी किए, चाहे वो आपका सिवान उत्तर प्रदेश की सीमा हो, सीकरपुर का जो इलाका हो, मेहरौना का जो बॉर्डर हो। जिस दृश्य को हम लोग देखे हैं, उस दृश्य को अगर अपने आप में याद करने की कोशिश करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के और बिना दूध पिलाए भूखे माँ जो है अपने गोद में लेकर के, और कोई उसको पूछने वाला तक नहीं था। तो आखिरकार सरकार को तो जवाब देना होगा ना। क्या ऐसा तो नहीं है कि केवल आप जाएंगे और जनता के बीच वोट मांगेंगे और जनता फिर से आपको वोट देने का काम करेगी? अच्छा, 15 साल जो है वो आरजेडी के 15 साल को तो जंगल राज करार दिया जाता है। नीतीश कुमार ने भी 15 साल अपना पूरा कर लिया है। क्या लगता है, जंगल राज वर्सेज सुशासन बाबू का 15 साल इसको माना जाए या फिर जंगल राज वर्सेज जंगल राज माना जाए? देखिए, कुल मिलाजुला कर एनडीए के लोग कहते हैं कि जंगल राज था, और उसी पैटर्न पर फिर से एक बार ये लोग आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। रह गई विकास की बात। अगर विकास की बात कही जा रही है तो विकास क्या कुछ आपने किया? 15 साल लालू की सरकार थी, लालू यादव की सरकार ने अगर कुछ नहीं किया तो कम से कम आप तो जनता के जो जनता के पास जो आपने दावा किया था उस पर खड़ा उतरना चाहिए। एक सुई की फैक्ट्री आपने लगाने का काम नहीं किया। सिवान की अगर बात कर ले तो सूता मिल जो थी उसकी आपने नीलामी कर दी। पचरुखी की जो चीनी मिल थी, दूर दूर जमीन बिक गई। तो फिर आपने क्या किया? ये तो सवाल जब आप जाएंगे जनता के बीच तो जनता तो पूछेगी ना आपसे सवाल। जवाब आपके पास कुछ है नहीं। 15 साल आपको जनता ने मौका दिया है, 15 साल में आपने क्या किया? लेकिन अब चुनाव जैसे कि है तो सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो रहा है, धड़ाधड़ शिलान्यास हो रहे हैं, धड़ाधड़ लोकार्पण किया जा रहा है योजनाओं का। जैसे कहा जा रहा है कि बिहार को सौगात पे सौगात दिया जा रहा है। तो इसे क्या माना जाए, विकास माना जाए या फिर ये चुनावी जुमला माना जाए, ये क्या है? देखिए, कुल मिला जुला करके ये शगुफा है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का शगुफा है। शिलान्यास का जो दौर चल रहा है, बड़े बड़े शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रियों का दौरा चल रहा है। तो ये तो इसके पहले आपने क्यों नहीं किया? समय तो लंबा आपको मिला था। ये चुनाव अधिसूचना जारी हो रही है और लगातार एकदम धड़ल्ले से आप एक पर एक शिलान्यास योजना ये वो कर रहे हैं, क्योंकि जनता को दिखाना है कि हमने ये किया वो किया। ये जब जाएंगे चुनाव में जनता के बीच तो अपना मैनिफेस्टो लेकर के जाएंगे, हमने ये किया वो किया। लेकिन आपको बता दें, हम लोग तो स्वतंत्र पत्रकारिता हम लोग करते हैं, किसी पार्टी और दल की बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो जवाब देना होगा। आप देख लीजिए, कई जगहों से खबर आ रही है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जब जेडीयू के नेता जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, जनता दौड़ा रही है, भगा रही है, सवाल पूछ रही है कि इतने दिनों तक आप कहाँ थे? क्या कोविड-19 सिर्फ आप ही के पास आता था? क्या कोविड-19 का शिकार सिर्फ आप हो जाते हैं? जनता भी तो थी, लेकिन आपने हाल चाल नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जनता आपको जवाब देगी, सवाल करेगी और आपको जवाब देना भी होगा, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है। नेता समझते हैं कि जनता बेवकूफ़ है, बिल्कुल नहीं, ये उनकी सोच है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता को जनता सवाल करेगी, जवाब देना होगा, नहीं तो वही हाल होगा जिस तरह से लोग जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं जनता के बीच और भागना पड़ रहा है डर से। क्या ऐसी बात हो गई? क्यों डर रहे हैं? क्यों नहीं आप जा रहे थे जनता के बीच कोविड-19 में? इसलिए नहीं जा रहे थे कि हमें झेलना पड़ेगा। और देखिए, आपको एक चीज़ और बता दें कि वाकई में कहना नहीं चाहिए, नेताओं की तो खैर राजनीति करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता के तौर पे आज जाकर के देखिए जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है। एक तरफ कोविड-19, दूसरी तरफ बाढ़ के जो हालात थे उसमें भी सरकार ने क्या कुछ किया, बिल्कुल सब कुछ सामने है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कुछ हुआ है तो भ्रष्टाचार की गंगा बही है। और इस भ्रष्टाचार को लेकर के इस बार फिर से एक बार 2020 का चुनाव होने जा रहा है, सब कुछ क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा? हमारे जरा दर्शकों को बताएं थोड़ा, कि ऐसे कहा जाता है कि जो बिहार की जनता है वो थोड़ी इमोशनल होती है, भावुक होती है। ऐसे दल और अन्य लोगों को समर्थन तो करती है, लेकिन चुनाव आते आते विभिन्न जाति धर्मों में मानसिकता के आधार वाले लोग उन लोग के उनको अपने गिरफ्त में लेते हैं और उसके बाद से विशेष, जैसे जो जिसके लिए विशेष होता है उसको वोट चला जाता है। मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। तो इस तरह से कैसे साफ हो सकता है ये बात? देखिए, वाकई ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है कि बिहार जो है, यहाँ जातीयता बिल्कुल हावी है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने आता है तो लोग पूछते हैं ये कौन से कास्ट के हैं, किस जाति से आते हैं।
और जैसे कि आप ले लीजिए बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र, बड़हरिया से जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह विधायक हैं, वो अपना बेस वोट अपना बना करके देखे हुए हैं कि हाँ ये है तो अवधिया का वोट है तो ये है। तो बिल्कुल आपकी जो बातों से मैं सहमत हूँ, और कहीं ना कहीं लोगों को जातिगत भावना से ऊपर उठना होगा, क्योंकि अगर जातिगत भावना में हम डूब जाएंगे तो फिर इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकेगा। कोई आए, हम ये नहीं कहते हैं किसी भी जाति का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म की जाति का व्यक्ति हो, लेकिन वो अगर हम अपना उसे जनप्रतिनिधि अगर चुन रहे हैं तो जनता के बारे में उसे सोचना चाहिए। दुख भरी जब घड़ी हो तो वहाँ पर उसे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, न कि कोविड-19 जैसे जब माहौल आते हैं उसके बाद आप घर में चादर ओढ़ करके सोए हुए हैं और जनता त्रहिमाम त्रहिमाम कर रही है। तो इसको लेकर के लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिहार थोड़ा सा जातिगत भावना से ग्रसित है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि आप बड़े बड़े त्यौहार रोक दे रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार था ताजिया, उसे रोक दिया गया। उसके बाद से जो महावीर अखाड़ा का जुलूस निकलता है वो रोक दिया गया, जो हिंदू धर्म में आता है। ठीक है, उस समय थोड़ा सा माहौल था, कोविड-19 की ज़्यादा उस समय मार थी, लेकिन अब जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, आपके सामने चालीसवाहा जैसे कार्यक्रम है, ये आपको यहाँ पे ये है चालीसहा है, उसके बाद से दुर्गा पूजा जैसे यहाँ पे ये है। ये सभी तो जो धार्मिक कार्यक्रम है जो कि आपके पर्सनल है, शादी विवाह, उसमें संख्या तय कर दिया गया है। पहले 50 थी, अब 100 कर दिया, इतना ही लोग होंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आज के समय में जब नेता इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हज़ारों की संख्या में भीड़ लग रही है। न प्रशासन को कुछ दिख रहा है, न ही सरकार को कुछ दिख रहा है। तो फिर क्या ये जो थोपा जाएगा जनता पे ही थोपा जाएगा? यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि दशहरा पूजा है या फिर चहल्लुम का जो अखाड़ा है, इसमें अगर अखाड़ा जैसे कि बहुत सारे लोग इस बार मूड बनाए हुए हैं कि नेताओं की जब सभा हो रही है, नेताओं की रैली निकल रही है, तो हजारों की भीड़ रह रही है। चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का हो, या फिर नित्यानंद राय जो आए हुए थे, या फिर आरजेडी का भी कोई नेता, या कोई किसी दल का कोई नेता अगर हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो बिल्कुल 500,000 की संख्या में भीड़ हो रही है। जबकि नियमतः अगर आया जाए तो जो जिला प्रशासन या जो बिहार सरकार की जो गाइडलाइंस है, 50 से ज़्यादा लोगों को नहीं रखना है, या फिर कोई शादी हो या समारोह हो, कोई फंक्शन हो। लेकिन आप ये 1000 लोगों को रखिए, इससे कोरोना नहीं फैलेगा, कोविड-19 के आप शिकार नहीं होंगे। और जब दशहरा आएगा, चहल्लुम जैसे त्यौहार आएंगे, तो उसमें मनाही होने लगेगी। तो जाहिर तौर पे लोग तो अब ये पूछ रहे हैं कि आखिर नेताओं पे रोक क्यों नहीं, उनके सभाओं पे रोक क्यों नहीं? क्या उनकी सभा होगी तो उसमें कोविड-19 को लोग शिकार नहीं होंगे? और जब मेला या अखाड़ा जैसे माहौल जब ये आएंगे तो आप मना करने लगेंगे। यानी कि कुल मिला जुला करके नेताओं के लिए कोई नियम कानून नहीं है। इस चीज़ को देखने के बाद से मिल रहा है। अब रह गई बात कि चुनावी जो राजनीति है तो नेताओं को करना है, और बहुत जल्द अब हम लोग तो खैर मुझे लग रहा है कि अभी 4 से 5 रोज़ के अंदर अधिसूचना जारी हो जाएगी। फिर जो चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश होगा, जो तारीखें वो निर्धारित होंगी, उसके बाद होगा। बाकी अपने यहाँ तो विधानसभा 8 है, 8 विधानसभा में अलग अलग कई तरह की चीज़ें हैं। 8 विधानसभा आपने सही कहा। और 8 विधानसभा की स्थिति क्या है, ये ज़रा अपने दर्शकों को बताएं कि कैसे वहाँ का जो है कि जैसे कि हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन दर्शकों के बीच ये हम पहुँचाने का प्रयास करें कि क्या है वहाँ की स्थिति। देखिए, कुल मिला जुला कर आपको हम बता दें कि सिर्फ अपने ही सिवान ज़िले की स्थिति नहीं, बल्कि पूरे बिहार की स्थिति इस बार बदलाव के मूड में है। कारण है कोरोना, कोविड-19 और बाढ़। ये 2 चीज़ अगर नीतीश कुमार को कहीं से भी लॉस होता है तो ये 2 चीज़ बिल्कुल उनको नुकसान कर सकता है। रह गई बात सिवान की, तो सिवान में 8 विधानसभा क्षेत्र है। विस्तार रूप से तो फिलहाल नहीं, क्योंकि हम एक विधानसभा पर विधानसभा वाइज हम एक वो तो हम लोग अपना चलेंगे विधानसभा, उसका आंकड़ा पेश करेंगे, वास्तविक हकीकत को दिखाएंगे। लेकिन ये आप जरा दर्शकों को बता दें कि स्थिति क्या है 8 विधानसभा की शॉर्ट में। देखिए, अगर स्थिति की बात अगर कर लें तो हम पहले सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें। सिवान सदर के विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद। व्यासदेव प्रसाद की स्थिति, जो उनकी स्वास्थ्य है, इधर थोड़ी सी नाजुक चल रही है। चर्चा यह भी है कि किसी वैश्य समाज को यहाँ से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी और आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी होंगे। अब आइए, बगल का आपको जीरादेई है, जीरादेई से रमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार है। लेकिन जेडीयू में जिस तरह से जेडीयू में अंदर ही अंदर चल रहा है, गुटबाजी चल रहा है, तो इसको लेकर के
क्या होता है, क्या रमेश सिंह कुशवाहा को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। और जो सीट है वो जीरादी गठबंधन में अगर कही जाए तो भाकपा माले को जाने के लिए ये एक दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमरनाथ यादव की नाम की चर्चा है, वहाँ से आ सकते हैं भाकपा माले से। अब रह गई बात दरौली, तो दरौली सुरक्षित सीट है, वहाँ से सत्यदेव राम आज भी वर्तमान में विधायक है और पिछले बार सत्यदेव राम रामायण माझी को चुनाव हराए थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 8 जो विधानसभा सीट है उसमें 1 लोजपा को भी जाएगा। हो सकता है कि दरौली लोजपा के खाते में चला जाए। तो इसको लेकर के अब रह गई बात की, आइए आप दौरौंदा की। दौरौंदा में कविता सिंह लगातार वहाँ से विधायक थी, फिर उनकी अजय सिंह की जो माता जी थी जगमातो देवी वो थी। लेकिन इधर जो माहौल हुए, जो उपचुनाव हुआ, कविता सिंह सांसद बनी, उसके बाद से उपचुनाव हुए, उसमें अजय सिंह को जेडीयू से टिकट दिया गया। लेकिन जो बीजेपी के यहाँ पे जो नेता ब्यास सिंह, जो करनीजीत सिंह और ब्यास सिंह, वो निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ गए और अच्छे वोटों से अजय सिंह को पराजित किए, राजद के भी उम्मीदवार को पराजित करते हुए और उस सीट पर कब्जा जमाने का काम किया। इस बार कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ब्यास सिंह को टिकट जो है कि बीजेपी अगर खाते में नहीं जाती है तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि जेडीयू से ही उन्हें लड़ाया जाए। लेकिन दावेदारी अजय सिंह भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से अगर बात कर ली जितेंद्र स्वामी के भाई अनुराग जी, वो भी वहाँ से जो भोला जी हैं वो भी अपनी दावेदारी कर रही हैं। जितेंद्र स्वामी का कहा जाता है कि स्वर्गीय उमाशंकर बाबू जो पूर्व सांसद हुआ करते थे, उनके ये लोग पुत्र हैं और विरासत में राजनीति मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पकड़ ऊपर तक है, राजनाथ जी जैसे लोगों से ये संपर्क में है, तो क्यास लगाई जा रही है। हालांकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये है कि ब्यास सिंह वहाँ से अपनी दावेदारी किए हुए हैं कि टिकट मिल जाए, निर्दलीय से नहीं, अब हम पार्टी से लड़ लें। उसके बाद आप आ जाइए रघुनाथपुर से। रघुनाथपुर में आरजेडी का सीट है, हरिशंकर यादव वहाँ से आरजेडी के वर्तमान में विधायक है। ऐसा कहा जाता है कि हरिशंकर यादव वो शख्स है जो मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना भगवान मानते हैं। तो जाहिर तौर पर कई आरजेडी के लोग दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि हरिशंकर यादव का टिकट कटेगा। बीजेपी से मनोज सिंह पिछले बार टिकट चुनाव लड़े थे, तकरीबन 12 से 13 हज़ार से वो चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी से रामेश्वर सिंह भी हैं, मनोज सिंह भी हैं, जेडीयू से जीसू सिंह भी हैं, जेडीयू से 1-2 लोग और भी हैं। तो ये तमाम लोग चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले, लेकिन टिकट तो एक ही लोगों को मिलेगा। कहा जा रहा है कि अगर दरौंदा सीट बाई द वे अगर बीजेपी के खाते में चली गई तो रघुनाथपुर जेडीयू के खाते में जा सकती है। हो सकता है कि कहीं दरौंदा बीजेपी में चली जाए और रघुनाथपुर भी बीजेपी में रह जाए, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि फिर दरौली आपको जेडीयू में जा सकती है बीजेपी से कहीं पलट के। लेकिन एक जगह वहाँ पे मसला फंस रहा है कि एक लोजपा को देना है, तो लोजपा देना है तो वहाँ वो सुरक्षित सीट है, वहाँ जा सकता है। तो कुल मिला जुला करके ये चीज़ें हैं। अब इधर आ जाइए, गोरियाकोड़ी विधानसभा की बात कर लें तो सतदेव सिंह वहाँ से आरजेडी के विधायक है, वहाँ रामायण चौधरी भी लगे हुए हैं कि टिकट मिल जाए। दौरौंदा में शैलेंद्र यादव भी लगे हुए हैं, तो तमाम मुन्ना शाही भी आरजेडी से लगे हुए हैं, तो तमाम ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्टी क्या और किसे टिकट देता है। इसलिए ये आरजेडी भी चाहता है कि इस बार अच्छे लोगों को टिकट दिया जाए, वैसे लोगों को टिकट दिया जाए जिसका जनाधार ज़मीनी स्तर पर हो। ऐसे नहीं जैसे मान लीजिए दौरौंदा की अगर बात कर लें तो उमेश सिंह टिकट लेकर के आ गए, क्या नतीजा रहा? नतीजा ये रहा कि उनको एड़ी चोटी एक करना पड़ा, लेकिन वो चुनाव बिल्कुल बहुत तीसरे नंबर पे रहे जी, भारी बहुमत से वो चुनाव हारे। तो इसको लेकर के आरजेडी भी चाहती है कि अच्छे कैंडिडेट को लाया जाए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। जगदानंद जी जैसे लोग आज मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शायद ऐसा लग रहा है कि अच्छे कैंडिडेट को, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी सीट पे कौन बाजी मार सकता है। जो भी सीट है जहाँ भी चुनाव होंगे काफ़ी दिलचस्प चुनाव होगा। यहाँ सदर की अगर बात कर ले, अब जैसे कि रघुनाथपुर में जो पूर्व सांसद हैं ओम प्रकाश यादव, उनके पुत्र हैप्पी यादव भी दावेदारी कर रहे हैं, संगीता यादव जेडीयू से दावेदारी कर रही है। तो ये तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन एक एक विधानसभा वाइज खबर हम देंगे और विस्तृत रूप से देंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट आ रहे हैं, किस तरह से क्या हो सकता है। ये तमाम चीज़ हम एक विश्लेषण के तौर पे आप लोगों के समक्ष हम रखेंगे और फिर आगे अब जैसा होगा चुनाव को लेकर के एटीएन लाइव लगातार कवरेज दिखाएगा और शुरू से दिखाने का काम भी करता रहा है। बहुत शुक्रिया चंदन। तो ये थे एटीएन लाइव न्यूज़ के संपादक चंदन कुमार, जो कि बखूबी बताया आपको कि क्या है स्थिति पूरे बिहार से सिवान की, कौन किस सीट पर किसकी दावेदारी बन रही है, किसने दौरा तेज़ किया है, किसके खिलाफ कौन ज़्यादा एक्टिव है, ये सभी इन्होंने बताया। और ख़ास करके हम आपको बता दें कि सिर्फ आज ही नहीं, आज से लेकर हमेशा बिहार विधानसभा चुनाव की पल पल की अपडेट, जिसमें सिवान के 8 सीटों की जो अपडेट होगी
वो हम आपको सीधे पहुंचाएंगे। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे जो होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, और किसने किसको क्या कहा, किसने कब क्या किया, ये सब जानकारी हम आपके सामने परोसेंगे और ऐसे ही आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करके अन्य जो लोग हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि हमारा और आपका संबंध और मजबूत हो जाए। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ सोमेश कुमार सिंह, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700947 75 883।